हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे अपना एंडोक्राइन सिस्टम। अपनी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां थी उनके बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। और अपनी जो लास्ट ग्रंथि थी उसमें अपन ने पढ़ा था अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अपनी एड्रिनल ग्रंथि, अपनी अधिवकक ग्रंथि का टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। लास्ट की अपनी अधिवकक ग्रंथि और अपनी जो गोनाड ग्लैंड्स हैं, ये दो टॉपिक इस लेसन के बचे हुए हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। और अपनी जो ये अधिवकक एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो अपनी किडनी वकक के ऊपर स्थित होती है, पीले भूरे रंग की होती है। और ये वकक अपनी किडनी के ऊपर स्थित होती है, इसीलिए इसको अधिवकक ग्रंथि बोला गया है। अगर अपन इस ग्रंथि के डेवलपमेंट की बात करें, इसके निर्माण की बात करें, तो इस ग्रंथि का निर्माण जो होता है वो अपने एम्ब्रियो के, अपने भ्रूण के मेसोडर्म और एक्टोडर्म से होता है। और अपनी प्रत्येक अधिवकक ग्रंथि का जो वजन होता है, जो भार होता है, वो लगभग 4 से 6 ग्राम तक होता है। और अपनी इस ग्रंथि का बाहरी भाग जो होता है वो वलकुट कहलाता है, और आंतरिक भाग जो होता है वो मध्यांश या फिर मेडुला कहलाता है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन निकल के आता है, जो जनरल नॉलेज लेवल का क्वेश्चन होता है, जो काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो एक वेश्यक व्यक्ति होता है, उस वेश्यक व्यक्ति में इस ग्रंथि को क्या बोला जाता है? जीवन की बुद्धिमानी। जीवन की बुद्धिमानी। अपनी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, उस एड्रिनल ग्रंथि को एक वेश्यक व्यक्ति के अंदर जीवन की बुद्धिमानी बोलते हैं। आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से अपनी एड्रिनल ग्रंथि का जो अपनी बुक में डायग्राम है वो स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो अपनी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो किडनी वकक के ऊपर स्थित होती है। अब अगर अपन इसके पार्ट्स की बात करें, कितने भागों में डिवाइड होता है, तो अपन ने अभी अभी पढ़ा था इसका। एक तो बाहरी भाग होता है अपना वलकुट वाला पार्ट, जिसे अपन कोर्टेक्स बोलते हैं, और एक आंतरिक भाग होता है मध्यांश, जिसको मेडुला बोला जाता है। तो ये इसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट होता है अधिवकक वलकुट, और ये अधिवकक वलकुट जो होता है ये कितना पार्ट बनाता है? लगभग 80 से 90% नंबर का होता है। वो होता है अपना अधिवकक मध्यांश। और ये कितना पार्ट बनाएगा? लगभग 10 से 20% जो पार्ट होता है वो इस भाग से मिलकर बना होता है। 10 से 20 जो होता है वो अपना अधिवकक मध्यांश होता है, और 80 से 90 जो होता है अपना अधिवकक वलकुट वाला पार्ट होता है। और अपना जो ये भाग होता है, ये जो अपना भ्रूण होता है, भ्रूण के मेसोडर्म से निर्मित होता है। और अपना ये वाला जो पार्ट होता है ये एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से, भ्रूण के एक्टोडर्म से इसका फॉर्मेशन होता है, और भ्रूण के मेसोडर्म से अपने वलकुट वाले पार्ट का फॉर्मेशन होता है। और अपना जो ये वलकुट पार्ट होता है, ये फिर इसके कितने पार्ट होते हैं? फर्स्ट इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है अपना जोना ग्लोमेरुलुसा, सेकंड होता है अपना जोना फेसिकुलेटा, और थर्ड होता है अपना जोना रेटिक्युलेरिस। ओके, जोना फेसिक्युलेटा होता है ये अपना। टोटल ये 3 पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। अब ये जोना ग्लोमेरुलसा जो होता है ये किसका स्राव करता है? मिनरेलोकार्टिकोइड्स का। मिनरेलोकार्टिकोइड्स का स्राव किया जाता है इसके द्वारा। और अपना जो जोना फेसिकुलेटा होता है, जोना फेसिकुलेटा के द्वारा ग्लूकोकार्टिकोइड्स का स्राव किया जाता है। ग्लूकोकार्टिकोइड्स। और जोना रेटिकुलेरिस के द्वारा लिंग हार्मोन का स्राव किया जाता है। और अपना जो ये अधिवकक मध्यांश वाला जो ये पार्ट होता है ये किस हार्मोन का स्राव करता है? अपने एड्रिनल ग्रंथि का मेन हार्मोन आपने पढ़ा भी होगा, ये एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन एवं नोर एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करता है। ओके, ये अपनी ग्लैंड थी, और इसके इतने अपने
ये इसके पार्ट्स थे अपने अधिवक्र ग्रंथि के और उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन थे। अब अगर अपने इन हार्मोनों की डिटेल से स्टडी करें, अधिवक्र एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों की, तो अपना जो ये जोर्ना ग्लोमेरुलस होता है, इसके द्वारा अपना हार्मोन मिनरेलोकार्टिकोइड्स का स्राव किया जाता है। और अपना जो ये हार्मोन होता है, ये रुधिर तथा वक्क जो होता है उसमें खनिज के जो आयन होते हैं, उन खनिज आयनों के नियमन का कार्य करता है। इस मिनरेलोकार्टिकोइड्स के द्वारा अपनी जो वक्क नलिकाएं होती हैं, उस वक्क नलिकाओं में सोडियम और कैल्शियम के अवशोषण को ये बढ़ाता है तथा पोटेशियम के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। और अपना जो ये मिनरेलोकार्टिकोइड्स होता है, ये रुधिर के अंदर खनिज आयनों की सांद्रता को नियंत्रित रखता है। अगर अपन मिनरेलोकार्टिकोइड्स में मुख्य इसका हार्मोन होता है उसकी बात करें तो एलिडोस्टेरोन होता है। अब अगर ग्लूकोकार्टिकोइड्स की अपन बात करें तो इसके प्रमुख हार्मोन जो होते हैं वो कार्टिसोल और कार्टिसोन होते हैं। और इन हार्मोनों का कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो होते हैं उनकी उपापचय को नियंत्रित रखते हैं। और अपना ब्लड जो होता है, अपने रुधिर में ग्लूकोज, वसीय अम्ल और एमिनो अम्लों की मात्रा को बढ़ाते हैं। और ये किसी भी ऊतक में संक्रमण हो जाने पर वहां पर प्रतिरक्षी पदार्थ जो होता है उस प्रतिरक्षी पदार्थ को बनने से रोकते हैं। अब ये प्रतिरक्षी जो होते हैं उनको बनने से रोकते हैं, तो ये किस प्रवृत्ति के हो गए, प्रतिरक्षी निरोधात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि प्रतिरक्षी को बनने नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट अगर अपने लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन की बात करें, अपना जो ये वलकुट का पार्ट होता है, इस वलकुटी पार्ट के द्वारा 3 प्रकार के जो लिंग हार्मोन होते हैं उनका स्राव किया जाता है, जिसमें एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा का श्रावण इसके द्वारा किया जाता है। अब अगर अपन अधिवक्र का जो अपना मध्यांश वाला पार्ट होता है, मेडुला पार्ट की अगर बात करें, उसके द्वारा कौन से हार्मोनों का स्राव किया जाता है और उनका क्या वर्ग होता है, तो मेडुला जो पार्ट होता है उसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। अपना जो ये एड्रिनलिन हार्मोन होता है, ये एड्रिनलिन हार्मोन अनुकंपित तंत्रिका तंत्र जो पाया जाता है, उस अनुकंपित तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं का संचालन करने का कार्य करता है। नर्वस सिस्टम में अपन पढ़ चुके हैं अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के बारे में और पैरानुकंपित तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो अपना जो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र होता है, उस अनुकंपित तंत्रिका तंत्र की सभी क्रियाओं को संचालित करने का जो वर्ग होता है वो अपने एड्रिनलिन हार्मोन का होता है। और अपना जो ये एड्रिनलिन हार्मोन होता है, ये अरेखित पेशियों को उत्तेजित करने का कार्य करता है, जिससे क्या होता है, जिससे रुधिर वाहिनियों के सिकुड़ जाने से रुधिर का दाब बढ़ जाता है, हृदय की जो धड़कन होती है वो बढ़ जाती है, आंखों की पुतलियां जो होती हैं वो फैलने लगती हैं, शरीर से पसीना बहुत आता है, शरीर के जो ये महीन रोम होते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपनी बॉडी में इस प्रकार के चेंजमेंट होने लगते हैं इस हार्मोन की वजह से। और क्यों? क्योंकि ये अपने को संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। और इसका स्राव कब होता है, जब मानसिक तनाव होता है या फिर डर या भय की स्थिति जब होती है, उस टाइम इस हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा मात्रा में होता है, जिससे क्या होता है, जिससे अपनी बॉडी जो होती है उसको अधिक ऊर्जा मिल सकती है और संकटकालीन परिस्थिति का अपन सामना कर सकते हैं। अब ये तो हो गई अपनी एड्रिनलिन हार्मोन की बात। अगर अपन बात करें नोर एड्रिनलिन हार्मोन की, नोर एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है वो अपनी एड्रिनलिन हार्मोन के द्वारा होने वाली क्रियाएं जो होती है उन क्रियाओं का नियमन करता है, उन क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य नोर एड्रिनलिन हार्मोन का होता है। तो फिर क्या होता है, प्रोसेस जो होती है वो जितने भी बॉडी चेंजेस अपनी बॉडी में हो रहे थे वो उसके विपरीत होने लगते हैं, मतलब रुधिर वाहिनियां जो होती हैं वो वापस से फैलने लग जाती हैं, अपनी हार्ट बीट जो होती है, हृदय की गति होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है, वो भी ज्यादा नहीं बढ़ती है, रक्त दाब भी सामान्य होने लग जाता है। और अपन इस टाइम होता क्या है कि जो अपना विपत्ति और संकट काल का समय होता है, उस टाइम 3 अनुक्रियाएं होती हैं। और वो 3 अनुक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, भय की जिसको फियर बोला जाता है इंग्लिश में, संघर्ष की जिसको अपन फाइट बोलते हैं, प्लायन की प्लायन मतलब चलना जाना, और फ्लाइट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन फ्लाइट। इन जो क्रियाएं होती हैं ये शामिल होती हैं फियर की, फाइट की और फ्लाइट की, भय, संघर्ष और प्लायन। इसीलिए अपनी जो अधिवक्र मध्यांश ग्रंथि होती है इसको 3F ग्रंथि बोला गया है। छोटा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ सकते हैं, 3F ग्रंथि किसको बोला जाता है, तो 3F ग्रंथि अपनी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसके मध्यांश पार्ट को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके द्वारा अपनी बॉडी में संकट के समय 3 अनुक्रियाएं होती हैं, उन 3 क्रियाओं से ये 3F लिया गया है। 3F यहाँ पर फाइट, फ्लाइट और फियर से लिया गया है, मतलब भय, संघर्ष और पलायन जो है ये तीनों अनुक्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसको 3F ग्रंथि भी बोलते हैं। और अपनी जो ये अधिवक्र ग्रंथि होती है विपत्ति की प्रक्रिया शर्करा एवं लवण उपापचय
तथा लैंगिक विकास संबंधी प्रक्रियाओं का नियंत्रण रखती है। इसलिए इस ग्रंथि को क्या बोला जाता है? इसलिए इस ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी बोला जाता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। इसको 4S ग्रंथि भी बोला जाता है, 3F ग्रंथि भी बोला जाता है। 3F किस लिए? फाइट, फीवर और जो फाइट, फियर और फ्लाइट का जो तीनों वर्क होते हैं वो अपनी इस ग्रंथि के द्वारा किए जाते हैं, इसीलिए इसको 3F ग्रंथि बोलते हैं। 4S ग्रंथि क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये विपत्ति की प्रक्रिया मतलब स्ट्रेस और शर्करा जिसको अपन बोलते हैं शुगर और लवण जिसको बोला जाता है साल्ट, लैंगिक विकास मतलब सेक्स रिलेटेड जितने भी प्रोसेस होती हैं उन पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? इसीलिए इसको 4S बोला गया है। अब ये तो हो गए अपने एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन तथा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य। अब अगर अपन बात करें इसके असंतुलन से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कौन कौन से रोग फैल सकते हैं, अगर अपन उनकी बात करें, अधिवकक ग्रंथि से होने वाले अपने जो ये हार्मोन होते हैं जो अधिवकक ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं, इन हार्मोनों के असंतुलन से अपने शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एडिशन का रोग। और एडिशन के रोग में क्या होता है? एडिशन के रोग में एड्रेनलिन कोर्टेक्स जो हार्मोन होते हैं उनका स्राव कम मात्रा में होता है, अल्प स्राव होता है। तब क्या होता है? तब सोडियम तथा जल की मात्रा यूरिन के साथ, मूत्र के साथ ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होने लगती है और शरीर में निर्जलीकरण की प्रोसेस हो जाती है। और रुधिर का जो दाब होता है, रक्त दाब जो होता है वो अत्यधिक घट जाता है, जिससे क्या होता है? रोगी की जो मसल्स होती हैं, पेशियां जो होती है वो कमजोर हो जाती हैं, मस्तिष्क जो होता है वो कमजोर हो जाता है, शरीर का तापमान जो होता है वो कम हो जाता है, मनुष्य जो होता है उसको भूख बहुत कम लगती है, घबराहट जैसे उसको फील होने लगता है। और लास्ट कंडीशन में क्या हो सकती है? रोगी की मौत भी हो सकती है। इसीलिए अपने जो अधिवकक ग्रंथि के ये हार्मोन होते हैं इनको जीवन रक्षक हार्मोन बोला जाता है। और अपना जो ये एडिशन का जो रोग था, ये एडिशन का रोग था अल्प स्राव की वजह से। अब अगर अपन अधिवकक ग्रंथि के अति स्राव से, अत्यधिक स्राव से होने वाले रोगों की बात करें तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन से रोग की? और अपना ये कौन सा रोग? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है, उस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन की अधिकता के कारण होता है, जिससे क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम का असंतुलन हो जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे पेशियां जो होती है, अपनी मसल जो होती हैं, उनके अंदर अकड़न सी आ जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुशिंग का रोग। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में शरीर के अंदर जल तथा सोडियम और यकृत के अंदर अपना जो लीवर होता है उसके अंदर ग्लाइकोजन का जमाव अधिक हो जाता है। और इस रोग के अंदर प्रोटीन अपचय जो होता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है और शरीर की जो हड्डियां होती हैं उनमें भी अनियमित वृद्धि होने लगती है। अब अगर अपन नेक्स्ट इसके तीसरा से होने वाले रोग की बात करें तो होगा एडिमा। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर सोडियम के साथ साथ जल की मात्रा भी बढ़ने लगती है, जिससे क्या होता है? रुधिर का जो दाब होता है, रक्त दाब जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे अपनी बॉडी जो होती है, अपना शरीर जो होता है वो जगह जगह से फूल जाता है। और इस वजह से क्या होता है? एडिमा रोग की वजह से अपनी मसल्स जो होती है, अपनी पेशियां जो होती है वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं। तो ये तो हो गई अपनी एड्रेनल जो ग्लैंड थी, उस एड्रेनल ग्लैंड की मतलब हार्मोन के उनके असंतुलन से होने वाले डिसीज डिसऑर्डर्स। अब अगर अपन नेक्स्ट अपनी ग्लैंड के बारे में बात करें तो अपनी जनक ग्रंथियां आएंगी। तो यहाँ पर अपनी गोनाड ग्लैंड्स जो है, जनक ग्रंथियां जो है वो दो होंगी, वर्सन टेस्टिस और ओवेरी अंडाशय। तो सबसे पहले अपन टेस्टिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये अपनी दो जनक ग्रंथियां हैं। अगर अपन टेस्टिस के बारे में अगर बात करें, जो अपना वर्षण जो होता है ये नर जनक ग्रंथि होती है और वर्षण में अपनी जो अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स जो पाई जाती हैं वो अंतःस्रावी प्रकृति की होती हैं और इन अंतराली कोशिकाओं या लीडिंग सेल्स के द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन व एस्ट्रोस्टेरोन जो होते हैं, जो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, इन दोनों हार्मोनों का सीक्रेशन या फिर श्रावण किया जाता है। और इन अंतराली कोशिकाओं के द्वारा स्रावित ये जो हार्मोन होते हैं इनके ऊपर कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है?
पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि का LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो इस पर कंट्रोल रखता है। और ये जो नर हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन, ये क्या करते हैं, ये नर के अंदर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और यौनावस्था से पूर्व इस शल्य क्रिया के द्वारा जो वर्षण होते हैं, इनको हटा देने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जनन नाशन या फिर बंदेकरण बोला जाता है। अब अगर अपन नेक्स्ट ग्रंथि की अगर ग्लैंड की बात करें तो ओवेरी जो होती हैं, ये फीमेल गोनाड ग्लैंड्स होती हैं जो अंतःस्रावी प्रवृत्ति की होती है, और इनके द्वारा 3 हार्मोनों का सीक्रेशन किया जाता है। वो 3 हार्मोन कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। जिसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो फीमेल के अंदर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट जो अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये दुग्ध ग्रंथियों जो होती है उनकी वृद्धि और उनके प्रेरण के लिए उत्तरदायी होता है, स्तनों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है, गर्भ धारण के लिए बॉडी में जितने भी कार्य की परिवर्तन होते हैं, फिर संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर लास्ट अपन रिलैक्सिन की बात करें तो इसका स्राव कार्पस ल्यूटियम जो स्ट्रक्चर होती है उसके द्वारा किया जाता है। और अपना जो ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ये प्रसव प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए वर्क करता है। तो ये तो थे अपनी गोनाड ग्लैंड्स या जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्य। तो यहाँ पर अपना जो ये चैप्टर था अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलेटेड, ये कंप्लीट हो जाता है। अब अगर अपन नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे मानव में गति एवं चालन, अर्थात मोमेंट्स एंड लोकोमोशन इन मैन। और इस लोकोमोशन और मोमेंट का जो चैप्टर है, इसमें अपन मानव का जो कंकाल तंत्र है उसकी स्टडी करेंगे, पेशियों की जो संकुचन की प्रोसेस है या फिर पेशियों के स्ट्रक्चर जो है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे, जो जिसके बारे में अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।